Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. हेलो फ्रेंड्स, मैं निहारिका CGPSC ज्ञान में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोग के लिए टॉपिक लाई हूँ भारत की कृषि प्रदेश। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। उसके 52 से 60% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है। अगर इसके अलावा कृषि की बात करें हम लोग औद्योगिक क्षेत्र में, तो औद्योगिक क्षेत्र को कच्चे माल भी कृषि से ही प्राप्त होते हैं, चाहे वो सूती वस्त्र उद्योग हो, पेट्रो रसायन उद्योग हो या रसायन उद्योग हो या फिर वो शक्कर उद्योग हो। सब चीज के लिए हम लोग किसके ऊपर आधारित है? कृषि के कच्चे माल के ऊपर डिपेंड है। अगर हम प्राइमरी सेक्टर की भी बात करें तो कृषि की मुख्य भूमिका है। अगर हम जीडीपी में इसका योगदान देखें तो 60% योगदान किसका रहता है? जीडीपी में, जिसको सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद कृषि के लिए मेनली हम लोग को कुछ कंडीशंस चाहिए ताकि वो कोई भी कृषि का उत्पादन हो अपने प्रोडक्शन को हाई कर सके। उसके लिए आज हम देखते हैं कि कृषि में क्या क्या चीजें, किस प्रकार की फसलें ली जाती है, किस टाइप का टेम्परेचर उसके लिए उपयुक्त होता है और किस प्रकार की बारिश उसके लिए जरूरी रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत की कृषि के प्रकार। ठीक है, भारत की कृषि के प्रकार देखते हैं टाइप्स में। अगर हम लोग उसको 4 भाग में डिवाइड कर सकते हैं: खरीफ फसल, ठीक है, रबी फसल, रबी फसल के बाद आपका आएगा जायद खरीफ फसल और उसके बाद आएगा जायद रबी फसल। ठीक है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है खरीफ फसल। खरीफ फसल को हम सबसे पहले देखते हैं। भारत में जब जून और जुलाई में दक्षिण पश्चिम मानसून एंट्री करता है तो हम लोग उस टाइम कौन सी फसल लेते हैं? खरीफ फसल। तो इसका बोने का समय आप लोग का आएगा जून एंड जुलाई से, और फिर उसके बाद काटने का समय, ठीक है, यहाँ पे काटने का समय आपका अक्टूबर और नवंबर में इस फसल को क्या कर सकती है? काट ली जा सकती है। ये बोने का टाइम है और ये काटने का टाइम है। ठीक है, और इसके लिए क्या रहता है? इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय फसल के रूप में भी जान सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? उष्णकटिबंधीय फसल। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हमारे यहाँ आती है? ठीक है, तो फसल में देखेंगे आप लोग चावल, तंबाकू, कपास, जौ, ये सारी चावल, तंबाकू, कपास, जौ, मूंग, उड़द, ये किस में आती है? आपकी खरीफ फसलों में आती है। इसके अलावा आपका आएगा बाजरा भी एंड जूट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रबी फसल। ये आपका ग्रीष्मकाल में होगा और ये आपका शीतकाल में। तो शीतकाल में जैसे ही क्या करते हैं हमारे यहाँ अक्टूबर या नवंबर आता है। ठीक है, तो इस जगह में हम लोग क्या करते हैं? इसको बोते हैं और इसको मार्च तक क्या करते हैं? इसको काट लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके आएगा फसल। अगर हम इसकी फसल की बात करें तो गेहूं हमेशा शीतकाल में होती है। गेहूं, चना, ठीक है, गेहूं, चना, तिलहन, ये सारी किस में आती है? आपकी रबी फसल में। उसके बाद हम लोग देखते हैं जायद खरीफ। पहला पॉइंट ये, सेकंड, थर्ड, जायद खरीफ फसल। जायद खरीफ फसल को हम लोग अगस्त या सितंबर में उगाते हैं और दिसंबर एंड जनवरी में उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, ये अगस्त एंड सितंबर में उसको बोया जाता है। उसके अलावा दिसंबर एंड जनवरी के बीच में उसको क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है, इसमें मेनली 2 फसल ही मेन है आपका एग्जाम फसल में, सरसों एंड तोरी।
क्या करती है उसमें उगाया जाता है। उसके बाद एक बच गया हम लोग का जायद जायद रबी। जायद रबी मुख्यतः क्या ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, उगाया जाता है, उसको थोड़े टाइम के लिए उगाया जाता है जायद रबी। इसको अगर हम देखें तो फरवरी मार्च में इसको क्या किया जाता है, इसको बोया जाता है, ठीक है, और अप्रैल महीने में इसको क्या किया जाता है, इसको अप्रैल महीने में काट लिया जाता है, ठीक है। इसकी फसल की बात की जाए तो आपका ककड़ी, खरबूज, ठीक है, ये सारी जो फसलें क्या करती है, ग्रीष्मकालीन जो फसल रहती है जो हम लोग गर्मी में आती है वो किस में पाई जाती है, जायद रबी फसल के अंतर्गत आती है। ये रहा आपका कृषि के टाइप्स है। इतने सारे टाइप्स होते हैं, पूरे साल भर में इस प्रकार की फसलें हमारे भारत में ली जाती हैं। मुख्यतः हमारे यहाँ खरीफ फसल ज्यादा ली जाती है, ठीक है, क्योंकि वो मानसून के द्वारा ही उस पूरा डिपेंड है। उसके बाद आप लोग आता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आता है खाद्यान्न फसल किसको बोलते हैं, या फिर बागानी कृषि बागान फसल किसको कहते हैं, ये सारी फसल को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि खाद्यान्न फसल में क्या क्या आता है। खाद्यान्न इट मीन्स क्या होगा, खाने योग्य। तो खाने योग्य सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है, चावल, ठीक है, गेहूं एंड दलहन, ये चीजें क्या करती है, खाद्यान्न फसलें में आती है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम लोग बागानी कृषि। बागानी मतलब कि बागान के उद्देश्य से बागानी कृषि किसको कहते हैं हम लोग, बागानी कृषि के अंतर्गत किसको आते, कौन से आते हैं, तो इसमें आपका आएगा चाय कॉफी, ये बागान की दृष्टि से, रबर एंड नीम, ये बागान कृषि के आते हैं। इसके अलावा आपका आएगा केला। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि नकदी फसल किसको बोलते हैं। नकदी फसल मतलब कि जो हमको तुरंत पैसे देगा, ठीक है, तो गन्ना, गेहूं, चावल, चाय, कॉफी एंड रबर, ये सब आते हैं। उसके अलावा आपका आएगा रेशेदार फसल। रेशेदार फसल में आप लोग का आएगा जूट, ठीक है, जूट, कपास एंड नारियल, ठीक है। व्यावसायिक फसल में आपका आएगा कपास, गन्ना, चाय कॉफी एंड रबर, ये सारे किसमें आएंगे, आपका व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार के खाद्यान्न फसलों को ली जाती है, उसके लिए कितने टेम्परेचर, कितनी बारिश और क्या क्या चीजें आवश्यक रहता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेसिक क्वेश्चन रहते हैं और इसको जनरली पूछा जाता है, ठीक है। अभी अभी तो एग्जाम में वैसे ये क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं खाद्यान्न फसल के अंतर्गत चावल। ये आपका चावल, ठीक है, इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय फसल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये क्या रहता है, ग्रीष्मकाल में होता है, उष्णकटिबंधीय फसल, ठीक है। इसको अलावा एक चावल को संज्ञा दी गई है, उसका नाम है एशिया को चावल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कौन, एशिया महाद्वीप को किस संस्कृति के नाम से, चावल संस्कृति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चावल का प्रोडक्शन महाद्वीप में होता है, तो कहाँ होता है, एशिया में होता है। एशिया को चावल संस्कृति के नाम से जाना जाता है।
इसका हम लोग टेम्परेचर देखेंगे, कितने टेम्परेचर में चावल का प्रोडक्शन होता है। तो टेम्परेचर में आपका आएगा, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए बोते समय, ठीक है। बोते समय 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ठीक है, या सेंटीग्रेड कह सकते हो। और काटते समय काटते टाइम आपका आ जाएगा ये 25 से 27 डिग्री। इतनी टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा वहां पे नमी हो, ठंड हो, फिर जब वो उसको बोने का टाइम आए तो क्या हो जाएगा, वो एकदम गर्मी आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें रेनफॉल, आपका इसके लिए सबसे ज्यादा रेनफॉल चाहिए, क्योंकि चावल क्या उष्णकटिबंधीय फसल है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको पानी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ 150 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे आवश्यक है, ठीक है। इसमें कौन कौन से चावल, अब चावल देखते हैं कि कौन सी किस्में ज्यादा पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। तो चावल की किस्में लिख लेते हैं, जो ये एग्जाम में पूछा जाता है और कई एग्जाम में ये रिपीट भी हुआ है। चावल की किस्म सबसे जो उत्तम श्रेणी का रहता है वो अमन, लेकिन इसको कब रहता है, शीतकाल में उगाया जाता है, शीतकाल में, ठीक है, शीतकाल में। ओरा, ये आपका ग्रीष्मकाल में उगाया जाता है। उसके बाद आएगा आपका बोरा, ठीक है, तो ये आपका बसंत ऋतु में उगाया जाता है। ये चावल की किस्म है। अगर चावल की सर्वश्रेष्ठ किस्म की बात की जाए तो जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसका है वो लूनी श्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा ये वाला किस्म चावल का क्या करता है, विश्व में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन करता है। चावल का सर्वश्रेष्ठ उत्पादन किस्म, ठीक है। उसके अलावा आपका आएगा और कौन कौन से चावल की प्रजातियां हैं, तो किस्म देख ली जाएंगे। कृष्णा, कावेरी, ठीक है, कृष्णा, कावेरी, ये सारे क्या है, चावल के किस्म है। उसके अलावा आपका आता है, ये तो हुआ आपका चावल का, ठीक है, उष्णकटिबंधीय फसल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं गेहूं की फसल के बारे में। ये कैसा फसल है, ये टेम्परेट मतलब शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, मतलब शीतकाल में इसको क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय फसल है गेहूं, सॉरी, इससे पहले हम लोग देखते हैं कि चावल में कौन से स्टेट सबसे ज्यादा है। तो अगर चावल की बात की जाए तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये वेस्ट बंगाल है जो ये इसका फर्स्ट रैंक है चावल का प्रोडक्शन में, ठीक है, चावल। उसके बाद आपका आएगा सेकंड पोजीशन में यूपी, किसमें, चावल में। देन महाराष्ट्र, ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र ने आपका आएगा ये वाला स्टेट, आंध्र, थर्ड में आंध्र प्रदेश, किसमें, चावल में। देन पंजाब, चौथा पंजाब, किसमें, चावल में। तो चावल का उत्पादन देखा जाए तो सबसे पहला स्टेट आएगा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, क्योंकि तटीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। देन आपका यूपी का जलोढ़ मिट्टी यहाँ ज्यादा पाई जाती है, इसलिए वहाँ चावल का प्रोडक्शन होता है। थर्ड में आपका आएगा आंध्र प्रदेश और पंजाब, ठीक है। उसके बाद आएगा गेहूं, ये शीतोष्णकटिबंधीय फसल है, ठीक है।
और ये उपोष्ण कटिबंध में भी हो सकता है, उपोष्ण में भी। अगर इसकी टेम्परेचर बात किया जाए कि कब से कब तक होता है, तो ये आपका आएगा गेहूं में बोते समय ठंड होनी चाहिए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप काटते समय आपका आएगा 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होनी चाहिए, इसकी टेम्परेचर होनी चाहिए। अगर इसकी किस्म की बात की जाए, ठीक है, सोना 227 सोनालिका, ठीक है, सफेद लरमा, ये क्या चीज है, चावल की किस्म जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इसका वो रैनफॉल देखा जाए, मतलब कि वर्षा, तो इसमें आपका आएगा 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है, ठीक है। ये आपका आएगा गेहूं में। और गेहूं उत्पादन में सबसे बड़ा स्टेट जो देखा जाए तो ये आपका आएगा यूपी, ठीक है, यहाँ गेहूं में फर्स्ट पोजीशन। देन आपका आएगा पंजाब और हरियाणा, ठीक है, ये पंजाब और ये हरियाणा, यहाँ पे क्या किया जाता है, गेहूं का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा आपका कपास, ठीक है। कपास, इसे क्या कहते हैं, इसे ही भारत का जन्मदाता, ठीक है। कपास का जन्मदाता देश कौन सा है, भारत। कपास के लिए बात करते हैं कि हम लोग को टेम्परेचर कितनी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग को टेम्परेचर चाहिए 27 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक। क्या चाहिए इसके लिए, हम लोग को टेम्परेचर चाहिए। वर्षा बहुत ही कम होती है तो भी चल जाएगा, इसमें 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होगी तो भी क्या हो जाएगा, कपास का प्रोडक्शन हो जाएगा। अब कपास की दृष्टि से हम लोग देखें इसकी किस्म कौन सी है, ठीक है, तो इसकी किस्म है आपका गॉसिपियम, ठीक है, BT 182, BT 12, BT 162, BT 12, BT 162, BT 182। ये चीज क्या चीज है, कपास की किस्म है, गॉसिपियम भी है, गॉसिपियम। तो अगर इसमें क्वेश्चन आपको देता है कि BT 12 ये BT 62 तो किसकी किस्म है, आपके कपास के किस्म। अगर कपास के स्टेट देखा जाए तो इसमें आएगा आपका ये गुजरात, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। ये वाला जो स्टेट है महाराष्ट्र, ये किसमें आएगा आपका, और ये तमिलनाडु, ये किसमें आएगा आपका, कपास का प्रोडक्शन में आता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात फर्स्ट कंडीशन में है, सेकंड में ये है, एंड देन तमिलनाडु, ठीक है। उसके बाद हम लोग का आता है हम लोग गन्ना। गन्ना भी क्या चीज है, एक शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्ण कटिबंधीय फसल में वो आता है, ठीक है, गन्ना। इसके लिए आपको टेम्परेचर चाहिए 20 से 30 डिग्री, 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए आपको, टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। वर्षा की बात करते हैं तो 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होनी चाहिए, इसमें वर्षा होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका स्टेट मतलब कौन कौन से राज्य में क्या होता है, गन्ना उत्पादन में सर्वप्रमुख है। तो आपके ये वाला स्टेट आ जाएगा यूपी, गन्ना की दृष्टि से यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है, यहाँ पे क्या नाम दिया जाता है, एंड आंध्र प्रदेश। ये तीनों फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा आपका, यूपी, देन महाराष्ट्र एंड आंध्र। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, यूपी में होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग रबड़। रबड़ के लिए टेम्परेचर हम लोग को चाहिए 21 से रबड़ 34 डिग्री सेंटीग्रेड क्या चाहिए। ये भूमध्य रेखीय क्या चीज है, फसल है, और इसकी वर्षा
175 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। ठीक है, और इसके जो सबसे ज्यादा स्टेट जो है केरल में सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, रबर का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं चाय। चाय को हम लोग हरा सोना के नाम से भी, मतलब इसको हरा सोना की उपमा दी जाती है, क्योंकि क्या है, हरे पत्ते के रूप में उगती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हरा सोना। चाय की बात की जाए, इसके लिए अगर टेम्परेचर चाहिए हम लोग को तो 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर तक इसके लिए सेंटीग्रेड के लिए चाहिए। ठीक है, अगर वर्षा की बात करें चाय में तो 150 से 250 सेंटीमीटर तक क्या चाहिए, इसके लिए वर्षा चाहिए। और सबसे ज्यादा चाय अगर होता है तो आपका आसाम में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है चाय, आसाम में। अगर इसके किस्म बोला जाए तो ब्लैक टी, रेड टी और ग्रीन टी। ब्लैक, ग्रीन एंड रेड टी। ठीक है, उत्तम किस्म का कौन है, ग्रीन टी सबसे उत्तम किस्म का होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉफी। ठीक है, कॉफी के लिए टेम्परेचर आपको चाहिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसके लिए क्या चाहिए, हम लोग को टेम्परेचर चाहिए। और रेनफॉल, वर्षा कितना चाहिए, 125 से 200 सेंटीमीटर के बीच में क्या चाहिए हम लोग को कॉफी के लिए वर्षा चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉफी के किस्म। ठीक है, तो कॉफी के किस्म की बात करें, दो मेनली किस्म है आपका, रोबस्टा एंड अरेबिका। ठीक है, तो भारत में कौन से प्रकार की पाई जाती है, भारत में ये अरेबिका टाइप की। ठीक है, भारत में अरेबिका टाइप की किस्म की पाई जाती है। अगर हम लोग कॉफी के स्टेट देखा जाए तो सबसे ज्यादा केरला में होता है। ठीक है, यहाँ कॉफी, देन आपका कर्नाटका एंड तमिलनाडु। सॉरी, तमिलनाडु में क्या होता है, कॉफी। ये कॉफी का हो गया। अब उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं विश्व के कृषि के बारे में। विश्व में कितने प्रकार की कृषियां होती हैं। हम लोग ये विश्व की कृषि को हम लोग भारत की कृषि के तहत ही पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग को क्या है, इसी के साथ वो वाला चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग विश्व की कृषि देखते हैं। विश्व में कृषि किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारे सबसे पहले ये देखते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, ये कृषि जनरली उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां वर्षा साल भर होती रहती, वहां पे क्या पाई जाती है, आपका उष्णकटिबंधीय कृषि। ये जनरली आत्मनिर्भर वाली कृषि कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, एक स्थान पर जब वो कृषि करता है, मान लो ये स्थान पर कृषि किया, अब ये वाले के इस स्थान पर जो भी ह्यूमस या पोषक तत्व की कमी हो गई तो ये स्थान को छोड़कर अन्यत्र दूसरे स्थान पे यहाँ पे चले जाते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाकर चेंज करना, कृषि करना ही क्या कहते हैं, स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। उसके बाद आएगा आपका स्थानबद्ध कृषि। ठीक है, इसमें क्या है, स्थानबद्ध मतलब कि एक ही एरिया में। ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक एरिया है, इसमें क्या कर फसल उगाएंगे, तो मान लो गेहूं उगा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गेहूं उगा रहे हैं, अगर गेहूं या चावल उगाएंगे तो क्या होगा, उसके पोषक तत्व की कमी हो जाएगी। इसलिए एक ही स्थान पर फसलों को बदल कर, ठीक है, क्या करते हैं, बदल कर, किसको, फसल को बदल कर क्या करते हैं, कृषि करते हैं, उसको स्थानबद्ध कृषि करते हैं। मतलब एक ही परिवार के लोग, जब बड़े परिवार के लोग रहते हैं उन लोग ही ऐसा काम करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, स्थानबद्ध कृषि। थर्ड में आपका आएगा जीविका निर्वाह कृषि। जीविका निर्वाह कृषि उसको कहेंगे जो अपने खुद के जीवन यापन के लिए, जैसे चावल गेहूं, मतलब अपने जीवन यापन के लिए क्या किए, उसको ये कृषि किए, तो उसको जीविका निर्वाह कृषि कहेंगे। चौथा आएगा विस्तृत कृषि। ठीक है,
कॉमर्शियल बोलते हैं, कॉमर्शियल कृषि भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस भूखंड में बड़े बड़े मशीनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बड़े बड़े मशीनों का उपयोग के द्वारा क्या किया जाता है, विस्तृत कृषि किया जाता है, मशीनों का यूज किया जाता है। बड़े बड़े एरिया को ले लेंगे, इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला प्रेरी। प्रेरी आपका इसी विस्तृत कृषि को कहा जाता है नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद आएगा पंपास। पंपास आपका अर्जेंटीना में कहा जाता है, ये आपका आएगा साउथ अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा पंपास हो गया ये। पंपास के बाद आपका होता है, ठीक है, ये आपका पंपास हुआ। पंपास के बाद आपका स्टेपी। ठीक है, ये सोवियत रूस में क्या किया जाता है, इसको स्टेपी नाम से जाना जाता है, विस्तृत कृषि को ही, सोवियत संघ में। उसके बाद आप लोग का आता है कैटाब्यूरी। ठीक है, न्यूजीलैंड में। आपका इसको कहाँ कहा जाता है, न्यूजीलैंड में। उसके बाद लास्ट है आपका पुस्टैच, ये हंगरी में इस नाम से जाना जाता है। तो विस्तृत कृषि उसको बोलते हैं बड़े से बड़े एरिया में यांत्रिक विधि या मशीनों के माध्यम से क्या किया जाए, उसको कृषि किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं। एक लास्ट और है वेल्ड, साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछा जाता है आपका। प्रेरी कहाँ पाया जाता है, तो नॉर्थ अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है, स्टेपी सोवियत संघ में, कैटाब्यूरी न्यूजीलैंड में, पुस्टैच हंगरी में, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में कहा जाता है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं, ये हुआ। उसके बाद फिफ्थ है आपका, फिफ्थ में आपका आएगा डेयरी फार्मिंग। इसके अंतर्गत सब्जियां, दूध या फिर व्यापारिक दृष्टि से क्या किया जाता है, फसल का उत्पादन किया जाता है, जो इसको क्या बोलते हैं, डेयरी फार्मिंग। ये खाद्यान्न उत्पादन के लिए हम नहीं किया जाता है। ठीक है, डेयरी फार्मिंग इसको कहेंगे, सब्जी, फल एंड व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है, किया जाने वाला फसल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा मिश्रित कृषि। इस कृषि में जीविका निर्वाह के साथ साथ कृषि और पशुपालन दोनों को साथ साथ किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिश्रित कृषि। ठीक है, उसके बाद आएगा ट्रक फार्मिंग कृषि। इसमें सब्जियों और फूलों की कृषि ट्रक भर भर के किया जाता है और मजदूरों में इसकी संख्या क्या होती है, कम या ज्यादा होती है, कम होती है। ये रहा आप लोग का विश्व के कृषि के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि। ठीक है, स्थानांतरण कृषि को भारत में अलग अलग क्षेत्र में किन नामों से हम लोग को जाना जाता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थानांतरणशील कृषि। स्थानांतरणशील कृषि उसको कहते हैं जो एक एरिया से, ठीक है, मतलब यहाँ पे उत्पादन एक एरिया आप लोग ले लेते हैं, यहाँ के अगर उत्पादन करते करते मतलब प्रोडक्शन करते करते ये एरिया का क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन मतलब कि इस जगह में आवश्यक पोषक तत्व भूमि की खत्म हो जाएगी तो उसको छोड़ के दूसरे एरिया में जाते उसको स्थानांतरणशील कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरणशील कृषि को हम लोग भारत में बहुत जानते हैं। ये पश्चिमी घाट व केरल में इसको हम लोग किस नाम से जाना जाता है, कुमारी नाम से जानते हैं। कौन सी कृषि को, स्थानांतरणशील कृषि को किस नामों से, कुमारी। ठीक है, और उसको उत्तर पूर्वी भारत में हम लोग झूमी कृषि के नाम से जाना जाते हैं। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत का, उसको हम लोग स्थानांतरणशील कृषि को झूमी कृषि के नाम से जाना जाते हैं।
ठीक है। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उसको बत्रा नाम से जाना जाता है। ये आपका दक्षिण और पूर्वी, ठीक है, इस एरिया में किस नाम से जाना है? बत्रा नाम से जाना जाता है, ठीक है। और बस्तर में स्थानांतरणशील कृषि को, यहाँ पे बस्तर, उसको हम लोग दीपा नाम से जानते हैं, ठीक है। और एक और नाम है दहियार नाम से। दहियार नाम से हम बुंदेलखंड में जानते हैं, बुंदेलखंड यहाँ पे आता है, ठीक है। इसमें स्थानांतरणशील को दहियार नाम से जाना जाता है। और जावा और इंडोनेशिया में, ठीक है, जावा इंडोनेशिया में भी स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? जावा और इंडोनेशिया में उसको स्थानांतरण की कृषि, यहाँ पे इंडोनेशिया है, इसको भूमा नाम से जाना जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में, संपूर्ण अगर दक्षिण भारत की बात किया जाए तो एरका नाम से जाना जाता है, एरका, इसको स्थानांतरण कृषि को एरका नाम से जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद श्रीलंका में उसको चेन्ना नाम से जाना जाता है, चेन्ना, किसको? स्थानांतरण कृषि को चेन्ना नाम से जाना जाता है। ये आप लोग का हुआ स्थानांतरण कृषि का स्थानीय नाम। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कृषि के प्रकार, मतलब कृषि के प्रकार, ठीक है, कौन कौन से कृषि के होते हैं। तो सबसे पहले आपका है विटीकल्चर। विटीकल्चर को हम कौन सी फल के लिए क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है। विटीकल्चर ये अंगूर के उत्पादन के लिए कहा जाता है, अंगूर उत्पादन, ठीक है। पीसीकल्चर, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीकल्चर मत्स्य, इसको हम लोग बोल सकते हैं मछली को पीसते हैं, पीसते हैं मतलब कि पीसीकल्चर, ठीक है। पीसीकल्चर मत्स्य उत्पादन। सेरीकल्चर, इसको रेशम उत्पादन से कहा जाता है। ये एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में अगर इसका और इधर पकड़ा जाए तो हम लोग क्या सेरीकल्चर और रेशम कल्चर को जान सकते हैं। उसके बाद आपका ओलेरीकल्चर, ठीक है, ये सब्जी के उत्पादन के लिए क्या किया जाता है? इस प्रकार की कृषि किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा एपीकल्चर, ठीक है, मधुमक्खी पालन के लिए क्या कहा जाता है उसको? मधुमक्खी उत्पादन, क्या किया जाता है? इसको एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा मरीन कल्चर। जैसा कि मरीन के नाम से जानते हैं कि मरीन मतलब कि समुद्र, है ना, समुद्री कल्चर को, समुद्री खेती को समुद्री उत्पादन किया जाता है मरीन कल्चर में। उसके बाद आपका आएगा सेरीकल्चर, हो गया ओलेरी, ये आपका लास्ट, ठीक है। ये इतनी कृषि के टाइप्स हमारे 5 टाइप के, जिसको हम लोग क्या करते हैं एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.